हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स ज्ञान मिश्रा जी क्लासेस। और आज जो वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन क्लास 11 बिजनेस स्टडी और चैप्टर का नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। सो लेट वी मूव ऑन। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स को, वह हमारा मीनिंग क्या है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का। साथ ही साथ जानेंगे कि डिफरेंट मोड्स ऑफ बिजनेस आखिर है क्या, ई बिजनेस क्या है, ई बिजनेस और ई कॉमर्स में आखिर क्या डिफरेंस है, और स्कोप ऑफ ई बिजनेस, साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में जानेंगे। सो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस रेफर्स टू व्हाट द चेंजिंग ट्रेंड्स या जो रिसेंट ट्रेंड्स है फॉर डूइंग द बिजनेस एक्टिविटीज। इफ यू विल टॉक, अगर हम बात करें कि बिजनेस का ओरिजिन, तो शायद बिजनेस का ओरिजिन तो कई साल पुराना है। कह सकते हैं कि जब धरती का जन्म हुआ, कहीं ना कहीं उसी के साथ साथ व्यवसाय का भी छोटा मोटा रूप जन्म ले लिया। बट समस्या ये है कि क्या जो बिजनेस का स्वरूप था उस समय, क्या वही रहा होगा बीच में? क्या वही है आज के डेट पे? तो ऑब्वियसली आंसर है नहीं। बिजनेस एक्टिविटीज़ दिन पर दिन समय के साथ साथ बदलता गया। तो आज जो बिजनेस करने का तरीका है, ऑब्वियसली वो पहले के बिजनेस को करने के तरीकों से बिल्कुल ही अलग है। जो रिसेंट ट्रेंड होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने का, दैट इज कॉल्ड वर्ड इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। अब क्वेश्चन उठता है कि इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है कितने? तो जब इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का बात उठता है तो वहाँ 3 मोड्स को लेकर के बात किया गया है। अब ये 3 मोड्स है क्या? एक पहला जो हो गया वो हो गया ई बिजनेस। दूसरा अगर बात करेंगे तो वह है आउटसोर्सिंग, और तीसरा अगर बात करें दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन। जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जो जानेंगे दैट इज फॉर ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग, एंड वी विल टॉक अबाउट what this topic later on because it was what separately given in your syllabus. तो let we move on for e-business. अब ये e-business है क्या? तो e-business को अगर बोले, इसे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के नाम से जाना जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है क्या? तो जो हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नॉर्मली डील करते हैं दैट इज बाइंग एंड सेलिंग। तो बाइंग एंड सेलिंग का जो तरीका पहले हुआ करता था, लोग क्या होते थे, दुकानों पे आते थे, अपने माल को खरीदते थे, फिर दोबारा वापस अपना सामान लेकर के जाते थे। दूसरे तरफ वो सेलर को पेमेंट किया करते थे इन कैश। बट आज अगर बात करें तो बाइंग एंड सेलिंग का जो नेचर है, स्वरूप है, वो काफ़ी बदल चुका है। द पीपल्स हैव अंडरस्टूड वर्ड ईच एंड एवरी सेकेंड्स वैल्यू ऑफ देयर टाइम। ऐसे में लोग यही चाहते हैं कि हम कैसे अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा बचा करके उसको अपने निजी जीवन में यूज़ कर पाए, अपने कर्म क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में ला सकें। नतीजन ये होता है कि लोग चाहते हैं क्या कि घर बैठे ही अगर हमारा क्या गुड्स वापस आ जाए हमारे पास, या गुड्स हम खरीद सके, गुड्स हम बेच सके, दैट विल बी बेस्ट फॉर देम। And it becomes possible. It becomes possible only through the word e-business. तो e-business है क्या? तो बिजनेस का मतलब नॉर्मली हम जानते हैं दैट इज ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स।
तो ये जो ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से जुड़े जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, उनको जो करने का तरीका है, जब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के माध्यम से संभव हो पाता है, दैट इज कॉल्ड ई बिजनेस। अगर बात करें फिलिप कॉटलर का, तो फिलिप कॉटलर ने बड़ा सिंपल शब्दों में ई बिजनेस को डिफाइन किया है। सो फिलिप कॉटलर का कहना है कि ई बिजनेस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इज द जनरल टर्म ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस दैट इज सपोर्टेड बाय व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। कहने का मतलब जो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, जब उनको एक इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मिलता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट बार बार जो हम लोग कह रहे हैं वो है क्या आखिर, दैट इज वी ऑल नो इंटरनेट एंड ऑल। तो जब इसका एक सपोर्ट मिलता है तो जो बिजनेस का एक स्वरूप हम पाते हैं आज के डेट पे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ठीक है, अब बात उठता है कि क्या ई बिजनेस, ई कॉमर्स में कोई डिफरेंस है। तो नॉर्मली अगर बात करें तो ई बिजनेस और ई कॉमर्स को इंटरचेंजेबली क्या, एक ही टर्म्स के तौर पे देखा जाता है। बट प्रैक्टिकली अगर सोचेंगे तो ई बिजनेस और ई कॉमर्स में काफ़ी डिफरेंस है। ई बिजनेस को समझने से पहले बिजनेस और कॉमर्स का एक छोटा सा रिलेशन अगर समझे तो बिजनेस है क्या। बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड विथ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बट अगर बात करें कॉमर्स का तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं कॉमर्स क्या है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो ऑब्वियसली अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ई बिजनेस का भी जब बात करेंगे और ई कॉमर्स का भी जब बात करेंगे तो ई बिजनेस जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट बन जाता है, किससे, ई कॉमर्स से। क्लियर। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ बिजनेस। सो स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या है, तो नॉर्मली 4 तरह के स्कोप होते हैं। एक तो हो गया B2B, दूसरा हो गया B2C, तीसरा है हमारा C2C और चौथा हो गया इंट्रा B। अब B2B क्या है, तो जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होता है वो अगर किसी 2 बिजनेस फर्म्स के बीच में हो रहा हो तो ऐसे क्या बिजनेस को कहते हैं हम लोग B2B कॉमर्स। एक एग्जांपल अगर देखें तो मारुति उद्योग जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक अच्छा साम्राज्य बना बैठा है, ये क्या करता है, ये जो प्रोडक्ट अपना तैयार कर रहा है ऑटोमोबाइल्स का, उसके लिए टायर्स किसी और कंपनी से, जो विंड ग्लासेस के लिए एक्सेसरीज चाहिए वो किसी और ब्रांड से। तो कहने का मतलब रिलेटेड जितने भी एक्सेसरीज है वो अलग अलग ब्रांड से वो लेता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रहा है 2 अलग अलग बिजनेस फर्म्स के बीच, इसीलिए इसे हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। फिर बात करें सेकंड, दैट इज B2C कॉमर्स। अब ये B2C कॉमर्स क्या है, तो जब बिजनेस और कस्टमर के बीच में, कंज्यूमर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन टुक प्लेस होता है, मीन्स ट्रांजैक्शंस होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, B2C कॉमर्स। बात करें कुछ सालों पहले की, तो ATM का उतना ज़माना नहीं होता था, लोग लंबे लंबे कतार में क्या बैंक के बाहर खड़े रहते थे और चेक के माध्यम से अपने कैश को विड्रॉ करते थे। बट क्या आज बैंक्स के विंडो पे इतने बड़े कतार होते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने ये समझा कि आज लोगों की ज़रूरत क्या है, सेविंग ऑफ टाइम। इस सेविंग ऑफ टाइम के कॉन्सेप्ट को समझते हुए, लोगों के नीड्स को समझते हुए, लोगों के डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए मैक्सिमम बैंकर्स ने क्या किया, अपने रिलेटेड ATMs अलग अलग स्थानों पर स्थापित कर दिया। फायदा क्या है, वो ATM 24/7 अवेलेबल होता है। आप जाओ अपने डिजिटल प्लास्टिक कार्ड को यूज करो, दैट इज डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, एंड यू विड्रॉ योर रिलेटेड कैश। तो ये काफ़ी कन्वीनियंस और फास्टर हो गया।
दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ B2C कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अगर बात करें C2C, तो उससे पहले अगर थोड़ा सा ध्यान दें B2C पे, तो कहीं ना कहीं B2C के कारण C2B कॉमर्स का भी कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। अब ये कैसे? तो बहुत बार देखा गया है, सपोज के मैं गया एटीएम में, एटीएम से जब पैसा उठा रहा हूँ तो बाई बैड लक वहाँ एक 500 का नोट जाली निकल गया। तो ये 500 के नोट को जब हम रिफंड करना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं, तो मैंने विद प्रूफ क्या बैंकर्स को शो किया कि आपके पर्टिकुलर प्लेस के एटीएम से ऐसा ऐसा घटना हमारे साथ हुआ। तो ये जो फीडबैक वगैरह या क्वेरीज वगैरह होता है, ये कहीं ना कहीं हम दे पाते हैं किसको? बिजनेसेस को, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड थिंग्स फॉर देम, फॉर देयर बेटर फ्यूचर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं B2C में C2B का भी कॉन्सेप्ट छुप जाता है। नेक्स्ट इज C2C। C2C का मतलब हो गया कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कस्टमर टू कस्टमर के बीच में कैसे पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल यूज बुक्स जो है, मैं एक साल इस पर्टिकुलर अकाउंटेंसी के बुक को पढ़ा, हो गया हमारा पढ़ाई, मैंने उस बुक को किसी और को बेच दिया। तो यहाँ मैं भी कस्टमर हूँ, वो भी कस्टमर है, दो कस्टमर के बीच में क्या डील हुआ? बीच में कोई इंटरमीडियरी या सेलर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज के डेट पे उपलब्ध है। जैसे अगर बात करें ebay.com या अगर बात करें OLX.com, जो यूज्ड प्रॉपर्टीज़ को यूज प्रॉपर्टीज़ को बेचने और ख़रीदने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, जहां दो कस्टमर्स आपस में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या गुड्स को लेकर के डील करते हैं। तो यहाँ जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है दो कस्टमर्स के बीच में होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा C2C कॉमर्स। नेक्स्ट वन इज इंट्रा-बी। अब ये इंट्रा-बी क्या है? तो इंट्रा-बी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक ही बिजनेस फॉर्म के अंदर जब अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग पर्सन्स आपस में कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, स्पेशली क्या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है या अदर कोई ट्रांजैक्शंस हो रहा है, तो ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह जो हो रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं इंट्रा-बी कॉमर्स। अब इंट्रा-बी कॉमर्स में ध्यान जो रखना है कि हर एक डिपार्टमेंट्स का मिल करके कहीं ना कहीं गोल एक ही हो जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना। तो वो एक दायरे में सीमित रहता है। अब यहाँ हो सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, या परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा है रॉ मटेरियल्स के क्वालिटीज़ को लेकर के। तो ये क्या हो गया? इंट्रा-बी कॉमर्स हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट स्कोप ऑफ ई बिजनेस। नाउ लेट वी मूव फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन ई बिजनेस एंड द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। सो कुछ पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लिख दिया। फॉर्मेशन का बात करें, इट्स अ वेरी इजी और सिंपल बोल सकते हैं, बट यहाँ डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी पेपर वर्क वगैरह चाहिए। फिजिकल प्रेजेंस की बात करें तो डज नॉट रिक्वायर, बट इसका अपना फिजिकल प्रेजेंस होता है, ठीक है, एग्जिस्ट। लोकेशन कोई ज़रूरत नहीं है, बट इसके लिए लोकेशन ज़रूरी है। अगर बात करें कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप का, तो काफ़ी लो है और यहाँ पे क्या है? काफ़ी हाई है। ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम, काफ़ी लो है और यहाँ क्या है? हाई है। ग्लोबल रीच का बात करें तो ये ज़्यादा स्प्रेड कर सकता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो हेयर पॉसिबल, मोर पॉसिबिलिटी लिख देते हैं, मोर पॉसिबिलिटी। यहाँ क्या है? लेस पॉसिबिलिटी। इंटरेक्शन अगर सप्लायर्स की बात करें तो यहाँ इनडायरेक्ट होता है, यहाँ क्या है? डायरेक्ट होता है। बात करें ट्रांजैक्शंस रिस्क का तो यहाँ यूज़ है, क्यों? इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं हो रहा है।
यहाँ पे लेस है, क्यों? डायरेक्ट इंट्रैक्शन पॉसिबल है. सो दिस इज all about today's topics. In second lecture we will talk about the online trading in e-business, online transactions कैसे किया जाता है. साथ में सीखेंगे कि what is the concept of outsourcing, and also we will learn about BPO and KPO. For today, thank you. Have a good day.